गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। तो दोस्तों कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन अब सही है और मैं क्लास 12 के लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहा हूं। और जो हमने 6 लेक्चर जो कर लिए थे उसमें हमने बेसिकली अगर बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर ली थी, एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात कर ली थी, ठीक है। और जो चीज बच गया था, रह गया था, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन की बात करी थी। तो उसमें क्या था बेटा, टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात की थी, बहुत सारे रेडी टेस्टिस, वास डिफरेंस, इफ्रेंसिया, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने ग्लैंड्स भी पढ़े, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये सारी चीजें हमने कंक्लूड कर ली हैं। इसके बाद जो रह जाता है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आज हम पूरी तरह से मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कवर करने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूंगा कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस से आता है तो आप आसानी से उसको क्या कर सके, डील कर सके और आप सिक्योर कर सके नंबर अपने टेस्ट में, या जो भी एग्जाम्स जो आप प्रिपेयर करें, फॉर एग्जांपल नीट के लिए, एम्स के लिए, जिपमर के लिए, तो जो भी एग्जाम हो अगर उनसे कोई क्वेश्चन आता है, अगर आज आप ये क्लासेस लगा लेते हैं तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। द रिलेटेड एनी क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू द पेनिस यू कैन हैंडल दैट और आप उसको ट्राई टू डू दैट। तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। बेसिकली ध्यान दीजिएगा, इट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। ये हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं बेटा जी, किसका, पेनिस का। अब सुनिएगा, ये जो पेनिस होगी, पेनिस का जो अपर पोर्शन है जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट पोर्शन। क्या बोलेंगे, शाफ्ट पोर्शन या बॉडी बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं शाफ्ट पोर्शन यानी कि शाफ्ट ऑफ द पेनिस। और जो आपका टर्मिनल पोजीशन दिख रहा है, जो कि बल्ज्ड पोजीशन दिख रहा है, ये थोड़ा फुला हुआ है, दैट इज नोन एज ग्लैंस पेनिस। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस और हेड ऑफ पेनिस। सो नोट डाउन करेंगे कि बेसिकली अगर बात करेंगे, इससे पहले वाला भी इलाका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी रूट और द रूट ऑफ पेनिस, आफ्टर दैट बॉडी और शाफ्ट ऑफ पेनिस। और जो टर्मिनल एंड होता है वो काफी बल्ज्ड सा दिखता है, दैट इज नोन एज द ग्लैंस पेनिस, और इसको हम लोग हेड ऑफ पेनिस भी कह सकते हैं। सो नोट डाउन करेंगे, रूट यानी कि जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है, शाफ्ट दैट इज द बॉडी ऑफ पेनिस, और जो टर्मिनल एंड है वो कैसा है, बल्ज्ड है, दैट बल्ज्ड एंड इज नोन एज द ग्लैंस पेनिस। क्या बोलेंगे उसको, ग्लैंस पेनिस और हेड ऑफ द पेनिस। अब सुनिएगा, ये जो शाफ्ट वाला जगह दिख रहा है, इसके बाहर में जो स्किन होता है वो टोटली अटैच होता है टू द शाफ्ट। देखिए यहां पे जो सेकेंड लेयर में बना रहा हूं, ये है द स्किन विच इज फाउंड नियर द शाफ्ट इज टोटली अटैच टू द शाफ्ट रीजन। ध्यान रखिएगा, ये जो स्किन है जिसको हम बोल भी सकते हैं शाफ्ट स्किन भी बोल सकते हैं, ओके। यानी यहां पे ये जो स्किन है वो पूरी तरह से अटैच होता है टू दैट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द पेनिस, लेकिन यही स्किन जब आगे आता है या टर्मिनल आएगा तो ये पार्ट जो होगा स्किन का ये अटैच नहीं होगा या फिर फ्री होगा। क्या होगा बेटा, इस साइड भी और इस साइड भी। दोनों साइड की बात कर रहा है कि भैया जो
अपर स्किन की बात करेंगे या साफ्ट में, वहां पे स्किन पूरी तरह से अटैच होगा आपके साफ्ट ऑफ द पेनिस से। लेकिन जब आगे की बात होगी टर्मिनल पार्ट यानी कि ग्लैंस पेनिस के आसपास का इलाका, वहां पे ये जो स्किन होगा वो अटैच नहीं होगा टू द पेनिस से, यानी ये कवरिंग की तरह काम करता है ऑफ द ग्लैंस पेनिस, दैट इज नोन एज, इसी को बोला जाता है बेटा फोर स्किन। क्या बोलते हैं इसको? फोर स्किन। और प्रीप्यूस भी कभी कभार आप किसी बुक में देखेंगे तो याद कर लीजिएगा, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज फोर स्किन और प्रीप्यूस। तो जनरली हमने क्या बात की कि देखिए पेनिस का जो रूट जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा होगा बॉडी और सैफ्ट, और जो स्टार्टिंग जो बल्ज टर्मिनल पार्ट होगा उसको हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं। अब बात की हमने कि जो स्किन, जब बात करेंगे आपके सॉफ्ट वाले इलाके पे तो वहां पे स्किन पूरी तरह से अटैच होती है टू दैट ऑफ द सॉफ्ट सैफ्ट। लेकिन अगर बात करेंगे टर्मिनल पोजीशन पे, यानी जहां पे ग्लैंस पेनिस है वहां पे स्किन अटैच नहीं होती है टू द ग्लैंस पेनिस, देन दैट इज नोन एज द कवरिंग ऑफ व्हाट? ग्लैंस पेनिस, दैट इज कॉल्ड एज द फोर स्किन, या फिर किसी बुक में इसको प्रीप्यूस भी मेंशन किया जाता है। नोट डाउन करेंगे, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? पेनिस। अब इसी पेनिस के अंदर में थ्रू आउट मूव कर रही होगी क्या बेटा जी? यूरेथ्रा। क्या मूव कर रही होगी? यूरेथ्रा। सो दिस इज द urethra, okay, and I have discussed that urethra is the common passage for both urine as well as the semen, okay, and the opening of urethra is known as urethral meatus. So note down करेंगे, this is the basic structure of penis. अब सुनिएगा, ये जो पार्ट जो अटैच है स्किन का सैफ्ट से अटैच है तो वो मूवेबल नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे ये वाला पार्ट का या फिर इस स्किन की बात करेंगे फोर स्किन की, तो ये क्या होता है बेटा? अटैच नहीं है, तो ये क्या होगा? मूवेबल होता है। सो हम लोग बेसिकली अगर बात करेंगे पेनिस को दो इंपॉर्टेंट चीज कहा जाता है। पेनिस इज नोन एज मेल कोपुलेटरी इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। मेल कोपुलेटरी बेसिकली बात करें कि भैया यही है जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल, और यही ऑर्गन है जो इंट्रोमिटेंट मींस प्रवेश करता है। सो इंट्रोमिटेंट का मतलब यही एक ऑर्गन है जो आसानी से इनटू द फीमेल वेजाइना के अंदर में घुसता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स समय। सो जब कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल, सो एट दैट टाइम दिस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज कॉल्ड इज द पेनिस, इट इज बेसिकली टेकन इनसाइड इनटू द वजाइना, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेल कोपुलेटरी। अब उससे पहले एक इरेक्टाइल बात लगी हुई है, तो सुनिएगा। बेसिकली जब कोपुलेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो भैया उस समय जो कुछ मसल्स पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज द क्रूरा मसल्स, वहां पे ब्लड सप्लाई और जो आर्टरीज जो आपकी पेनिस की पाई जाती है जिसको पिनाइल आर्टरीज कहते हैं, उसके अंदर में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है जिसकी वजह से पेनिस क्या हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई जो पहली लाइन लिखी हो गया पेनिस इज एन इरेक्टाइल, यानी कि जब कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा बिटवीन मेल एंड फीमेल तो आपका पेनिस इरेक्ट होगा और इंटरकोर्स होगा, और इंट्रोमिटेंट ऑर्गन थ्रू दिस पेनिस कैन बी इंजेक्टेड इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। नाउ पेनिस इज ऑल्सो नोन एज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी जो बाहर में आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके। और द नेक्स्ट लाइन दैट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द शाफ्ट, यानी ये वाला हिस्सा जो है उसको क्या बोला बेटा? शाफ्ट, यानी शाफ्ट ऑफ पेनिस। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ पेनिस इज बल्ज्ड, वो बल्ज्ड है जिसको हमने क्या बोला है? ग्लैंस पेनिस, ओके। और ग्लैंस पेनिस कवर्ड है
बाई अ मूवेबल स्किन। तो ध्यान रखिएगा, फोर स्किन और प्रीप्यूस इज बेसिकली क्या होता है बेटा जी, मूवेबल होता है, इट इज मूवेबल। सो द ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय ए मूवेबल स्किन दैट इज नोन एज द फोर स्किन और प्रीप्यूस। अब शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कभी एम्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, कि एक टर्म दे रखा था, जरा ध्यान से सुनिएगा, सरकम सीजन, CIRCUMCISION, सरकम सीजन। सो देखिए जनरली क्या किया जाता है, किन्हीं रिलीजियस कम्युनिटी में अगर बात करें, कुछ रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर में ये जो फोर स्किन है इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। कुछ उनकी मान्यताएं होती हैं, कुछ उनका मानना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, फोर स्किन को रिमूव कर देते हैं चाइल्डहुड के एज में। सो दैट द सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोर स्किन इज नोन एज सर्कमसिजन। सो नोट डाउन करिएगा, it is a process in which foreskin is सर्जिकली यानी सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, या शार्प ब्लेड से भी आप निकाल सकते हैं, सर्जिकली रिमूव्ड इन certain religious community, इसी को बोला जाता है बेटा जी सर्कमसिजन। सो नोट डाउन करेंगे, सर्कमसिजन। ओके, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक बात सुनिएगा, ये जो यूरेथ्रा है, क्या बेटा, यूरेथ्रा, जैसे कि हमने बोला था, यूरेथ्रा जो होता है एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए, आपके यूरिन के लिए भी और आपके सीमेन या स्पर्म के लिए भी। ओके, बेसिकली यहीं से आपका सीमेन या स्पर्म और यूरिन बाहर निकलता है, दैट इज द यूरेथ्रा बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रल मीटर्स। अब बात करेंगे, जो यूरिन का पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.0, ध्यान रखिएगा 6.0। सो बेटा जी जो एसिडिक पीएच है या एसिडिक इन्वायरमेंट आपके यूरेथ्रा के अंदर में पाया जाता है, उसके अंदर में ये सीमेन या स्पर्म की बात कर लो, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए सीमेन या फिर स्पर्म के अंदर में जो भी ग्लैंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सेमाइनल वेसिकल, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये अपना सिक्रेट करती हैं, यानी कि सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, और ये बेसिकली जो प्रोवाइड करते हैं सिक्रेशन, उसका पीएच जो होता है वो होता है बेटा 7.2, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन। ध्यान दीजिएगा, तो बेटा जी अगर स्पर्म को या सीमेन को जिंदा रहना है इस पीएच में, यानी एसिडिक पीएच में, स्लाइटली एसिडिक पीएच है ये बेटा जी, स्लाइटली एसिडिक पीएच है, तो सुनिएगा यूरेथ्रा के अंदर में यूरिन भी जा रहा है, सीमेन भी जा रहा है, एक का पीएच एसिडिक है, एक का पीएच बेसिकली अल्कलाइन क्यों होता है। सो ध्यान से सुनिएगा, इन ऑर्डर टू काउंटर अटैक द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ यूरेथ्रा, द pH of सीमेन इज स्लाइटली अल्कलाइन। सो याद रखिएगा, जो सीमेन का pH है वो अल्कलाइन होता है, इन ऑर्डर टू काउंटर अटैक द स्लाइटली एसिडिक pH ऑफ यूरेथ्रा दैट इज हैपनिंग ड्यू टू द यूरिन। तो काउंटर अटैक करने के लिए ये इनका pH क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, ताकि वो काउंटर अटैक करके आगे मूव कर सके, जिंदा रह सके। सो नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को।
चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भैया, जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, यानी हम बात कर रहे हैं बॉडी ऑफ पेनिस। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन ले लें, यानी इसको हमने यहां से काट के अलग कर लिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा दैट इज बॉडी ऑफ पेनिस, यानी पेनिस की जो बॉडी है वो कैसी दिखती है। तो सुनिएगा, वैसे उससे पहले मुझे आपको एक लाइन याद दिलानी है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। वो लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जरा उसको लिखिएगा। पेनिस, सो यहां लिख लीजिएगा कहीं पे एनसीईआरटी, यानी ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो दे रखा है। ये इशारों में बात करती है एनसीईआरटी, बहुत सारी चीजें बोल जाती हैं लेकिन वो मेंशन नहीं करती है कि नेम स्पेशली क्या है। सो मैं मेंशन करके बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग। देखिए क्या है बेटा जी, पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, यानी वो बोल तो रही है कि पेनिस के अंदर में कुछ स्पेशल टिश्यू है, लेकिन क्या है भगवान जाने। सो पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। कह रहा है ओके, इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। तो हमने बहुत पहले जो टर्म इंसेमिनेशन है इसको डिफाइन किया था कि भैया इजैकुलेशन का मतलब होता है अगर स्पर्म और सीमेन ह्यूमन बॉडी यानी कि मेल बॉडी के बाहर निकलता है तो उसको इजैकुलेशन बोलते हैं। लेकिन स्पर्म जो है वो डायरेक्टली किसके, फीमेल के वेजाइना में जाता है, फीमेल के वेजाइना के अंदर में जाता है, देन दैट इज नोन एज द इंसेमिनेशन। तो ये कह रहा है पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, कुछ तो है स्पेशल, दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, यानी कुछ टिश्यू है जो इरेक्शन ऑफ पेनिस यानी कि पेनिस के इरेक्शन में मदद करती हैं टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। यानी ये एक और बात कह रहा है कि बेटा जी अगर पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा तो कभी भी इंसेमिनेशन नहीं होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा कि भैया पेनिस कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना हुआ है जो हेल्प करता है इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, यानी कि बिना, अगर मैं बोलूं पेनिस जब तक इरेक्ट नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, तब तक बेटा जी क्या नहीं हो सकता, इंसेमिनेशन नहीं हो सकता। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लाइन है। अब हम पढ़ते हैं कि भैया आखिर ये स्पेशल टिश्यू है कौन, स्पेशल टिश्यूज है कौन। तो सुनिएगा, इसको बॉडी ऑफ पेनिस में हम पढ़ेंगे स्पेशली। तो कुछ स्पेशल टिश्यूज पाई जाती हैं पेनिस के अंदर में, जैसे मान लीजिए दिस इज द बॉडी ऑफ पेनिस। तो यहां पे ऊपर में दो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती हैं और दो इरेक्टाइल टिश्यू होती हैं जिनकी वजह से इरेक्शन होगा आपके पेनिस के अंदर में। सो दिस टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर कॉल्ड एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। नंबर में कितनी हो गई बेटा, नंबर में कितनी हो गई, 2। और एक और स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है जो एकदम मीडियन में है, यानी कि सेंट्रली लोकेटेड है, बीच में है, मीडियन में है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। एक ही होती है, नंबर में कितनी होगी, 1। सो टोटल अगर बात कर लें तो 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा और 1 कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, ये दोनों टिश्यूज हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं, या सिंपल अगर मैं बोलूं
ये दोनों ही कौन सी टिश्यू है बेटा जी? इधर थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाएगा। तो ये दोनों ही क्या कहते हैं कि क्या कहलाती है बेटा? इरेक्टाइल टिश्यू। यही जो होती हैं इन्हीं को बोला जाता है इरेक्टाइल टिश्यू। ओके, सो जो बॉडी ऑफ पेनिस है ये बेसिकली थ्री लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है, जिसमें से दो यानी कि ये राइट मान लीजिए, लेफ्ट मान लीजिए, जो दो जो आपके ऊपर में टिश्यू है, स्पेशलाइज टिश्यू है जो ऊपर में आपके दिख रहे हैं, उनको हम बोलते हैं क्या बेटा? कर्पोरा कैवर्नोसा। और ये जो मीडियन में है यानी कि ये कहाँ मौजूद है? मीडियन यानी कि सेंट्रली लोकेटेड होती है। सो जो बीच में है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? कर्पोरा स्पोंजियोसम। ओके, अब बात ध्यान देने वाली है, जैसे मान लीजिए बॉडी ऑफ पेनिस है तो ये लास्ट एंड है, जैसे मान लीजिए टर्मिनल एंड है। ओके, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन तीनों में से, कर्पोरा कैवर्नोसा में से और कर्पोरा स्पोंजियोसम में से कौन टर्मिनल पार्ट में पाया जा रहा है या कौन जो होगा ग्लैंस पेनिस को बनाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो कर्पोरा स्पोंजियोसम है यह टर्मिनल तक जाता है, लेकिन ये जो कर्पोरा कैवर्नोसा होती हैं वो क्या होंगी बेटा? आपके ग्लैंस पेनिस के स्किन वाले पार्ट में ही क्या कर पाएंगी? रह जाएंगी, वो आगे नहीं मूव कर पाती हैं। सो इन सब पॉइंट्स को जरा लिखेंगे। सो ये बात समझ में आ गई, तो इसको हम यहां पे लिखते हैं बॉडी ऑफ पेनिस। तो जरा लिखिएगा, ओके। सो बॉडी ऑफ पेनिस, पहला पॉइंट लिखिएगा, बॉडी ऑफ पेनिस इज कंपोज्ड ऑफ तीन लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर इरेक्टाइल से सर्कुलर masses of इरेक्टाइल टिश्यू। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पहला पॉइंट है। जो बॉडी है पेनिस की, जो बॉडी है वो 1 2 3 जो होगी वो स्पेशलाइज्ड लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से मिलके बना होता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, these masses are, जो राइट में है और जैसे मान लीजिए राइट में है, ये मान लीजिए लेफ्ट में है, सो राइट और लेफ्ट में है उसको बोला क्या बेटा? कर्पोरा कैवर्नोसा। सो दिस masses आर द राइट एंड लेफ्ट, जो राइट और लेफ्ट में है उसको हमने क्या बोला है? कर्पोरा कैवर्नोसा, जो राइट और लेफ्ट में। सो दिस इज द राइट कर्पोरा कैवर्नोसा, दिस इज द लेफ्ट कर्पोरा कैवर्नोसा। ओके, एंड मीडियन, और जो बीच में है वो क्या बेटा? कर्पोरा स्पोंजियोसम, कर्पोरा स्पोंजियोसम। ओके, सो नोट डाउन करेंगे कि जो बॉडी है पेनिस की वो बेसिकली 3 लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से बनी हुई है। 2 जो होंगी कर्पोरा कैवर्नोसा, 1 जो होगा कर्पोरा स्पोंजियोसम। राइट और लेफ्ट में जो दिख रहा है वो कर्पोरा कैवर्नोसा है, जो मीडियन में दिख रहा है वो क्या है बेटा? आपका कर्पोरा स्पोंजियोसम। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा, ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये यूरेथ्रा जो है ना वो कहां से स्टार्ट होता है, कहां से ओरिजिनेट होता है? तो ध्यान रखिएगा, यूरेथ्रा को स्पोंजी जगह मौजूद है या स्पोंजी जगह पसंद है। सो याद रखिए, यूरेथ्रा ये जो होगा ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द कर्पोरा कैवर्नोसा। सो लिख लीजिएगा, यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स कहां से निकलता है? आपके कर्पोरा स्पोंजियोसम से निकलेगा।
सो यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। सो नोट डाउन कर लीजिएगा कि भैया ध्यान से सुनिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछ ले फ्रॉम वेयर ऑफ, बेसिकली अगर पूछ ले कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पोंजियोसम में से कहां से आपका यूरेथ्रा ओरिजिनेट होगा, तो आपको याद रखना है यूरेथ्रा ओरिजिनेट होगा कॉर्पोरा स्पोंजियोसम से। नोट डाउन करेंगे इस बात को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थोड़ा इसको छोटा मैं बना देता हूं ताकि मुझे जगह मिले इन सब चीजों को एक साथ मैं बता सकूं। कुछ इस तरह का पार्ट है, ऊपर वाले दो गोले ये क्या है बेटा जी, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और जो मीडियन पार्ट है वो क्या बेटा, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। ये नंबर में 1 है, ये नंबर में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो भैया अब सुनिएगा जो मैंने नेक्स्ट बात बोली कि ये दोनों जो होते हैं वो टर्मिनेट करके ऊपर ही रह जाते हैं, लेकिन टर्मिनल पोजीशन पे जो जाता है वो क्या बेटा, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। सो लिखिएगा टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा do not reach to end of penis, यानी वो पेनिस के अंत तक नहीं जा पाते हैं, and each of them terminates under cover of ग्लैंस पेनिस, यानी वो ग्लैंस पेनिस, यानी अगर बात करें कवर की बात करेंगे तो फोर स्किन तक जाते जाते ही वो क्या हो जाते हैं बेटा, बेसिकली टर्मिनेट कर जाएंगे। सो जो दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ये कभी भी टर्मिनल तक नहीं जा पाएंगे, तो ईच ऑफ देम टर्मिनेट अंडर द कवर ऑफ ग्लैंस पेनिस, यानी वो ग्लैंस पेनिस को नहीं बना पाएंगे। लेकिन लास्ट वाला जो पार्ट दिख रहा है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, ये टर्मिनेट करता है, ये एकदम लास्ट पार्ट में है ना। सो ये टर्मिनल पोजीशन तक जाएगा, एंड तक जाएगा और यही ग्लैंस पेनिस को बनाएगा। सो नोट डाउन करिएगा, पहले बात करी हमने कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये ऊपर ही टर्मिनेट कर जाएंगे, यानी आपके ग्लैंस पेनिस के बनाने में कवरिंग के आसपास जाएंगे, ग्लैंस पेनिस के एंड में है क्या, ग्लैंस पेनिस वहां तक ये नहीं जा पाएंगे। तो जो टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा है डोंट रीच टू द एंड ऑफ द पेनिस, ईच ऑफ देम टर्मिनेट अंडर द कवर ऑफ द ग्लैंस पेनिस। तो भैया जो नेक्स्ट है दैट इज कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, इसके बारे में लिखिएगा। सो कॉर्पोरा स्पोंजियोसम continues further and its terminal part is expanded। याद रखिएगा मैंने जैसे ही बोला इसका जो टर्मिनल पार्ट होगा वो एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलेंगे, ग्लैंस पेनिस। So corpora spongiosum continues further and its terminal part is expanded to form a conical enlargement called as glans penis। तो याद रखिएगा जो कॉर्पोरा स्पोंजियोसम टिश्यू है, जो इरेक्टाइल टिश्यू है, ये जब आगे बढ़ती है टर्मिनल एंड तक जाती है तो ये कोनिकल शेप का कुछ स्ट्रक्चर बनाती है। इसी की बात हो रही है बेटा जी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। ओके, बॉडी है वो, मान लीजिए दिस इज द सॉफ्ट और बॉडी था ना, ये
बॉडी। तो भैया कौन, कॉर्पोरा स्पोंजियसम आगे जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है बेटा जी, ग्लैंस पेनिस का फॉर्मेशन करता है। सो इट इज कॉल्ड एज ग्लैंस पेनिस। ओके, और अभी मैंने एक और चीज आपको बताई थी, सुनिएगा, यहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर में से ही निकलता है क्या बेटा जी, यूरेथ्रा, यानी इसके थ्रू आउट द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरा स्पोंजियोसम क्या मौजूद है, यूरेथ्रा। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे, थ्रू आउट इट्स होल लेंथ, इसकी पूरी जो लेंथ है, इट इज ट्रांसवर्स्ड, यानी कि अंदर अगर बात करेंगे ट्रांसवर्स्ड बाय यूरेथ्रा, ये भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि यूरेथ्रा ओरिजिनेट कहां से हुआ है, आपके कॉर्पोरा स्पोंजियोसम से। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा पहले ही टर्मिनेट कर जाएंगी कहां पे बेटा, टू द कवर ऑफ द ग्लैंस पेनिस, यानी कि फोरस्किन तक ही जा पाएंगी, लेकिन जो एंड तक पहुंचेगा, जो टर्मिनेट करेगा, दैट इज द कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, और जो टर्मिनल एंड जो होता है आपके पेनिस का, उसको भी बनाने में हाथ है किसका, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम का। और चूंकि इसके अंदर से ही यूरेथ्रा ओरिजिनेट होती है, सो कॉर्पोरा स्पोंजियोसम अंदर से ट्रांसवर्स्ड होगा, यानी कि जब उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो उसमें बेसिकली होल लेंथ में क्या मौजूद होगा, आपका यूरेथ्रा मौजूद होगा। नोट डाउन करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आई थिंक अब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसे कि मैंने वादा किया था कि ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं डिस्कस करते जाऊंगा, तो ये था बॉडी ऑफ पेनिस। तो याद रखिएगा, कभी कभी अगर आपसे पूछ ले एम्स में कि स्पेशलाइज्ड जो इरेक्टाइल मसल इरेक्टाइल टिश्यू है, जो इरेक्शन में मदद करती हैं, उनका अगर नाम पूछ ले तो याद रखिएगा, दो तो हैं बेटा जी, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक जो है वो क्या बेटा जी, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। तो आप ये नोट कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी में, जहां पे स्पेशलाइज्ड इरेक्टाइल टिश्यू दे रखा है, तो उनका नाम लिख सकते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। नोट कर लेंगे अपने एनसीईआरटी में। चलिए, अब जैसे कि मैंने बोला कि आपका ये जो पेनिस है वो बेसिकली है क्या बेटा जी, तो 3 हिस्सों में हमने बांटा था, रूट पार्ट, फिर बॉडी या सॉफ्ट पार्ट। तो जैसे मान लीजिए ये थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है ऊपर वाला, फिर ये बॉडी, फिर ये आगे वाला, दैट इज द ग्लैंस पेनिस। ओके, तो इसको मैं मान लेता हूं रूट ऑफ पेनिस। ओके, सो जहां से निकल रहा है बेसिकली उसको मैंने रूट ऑफ पेनिस बोल दिया। सो दिस इज द रूट ऑफ पेनिस, दिस इज द शाफ्ट और बॉडी ऑफ पेनिस, यहां से यहां तक शाफ्ट, या इसी को कहते हैं बॉडी ऑफ पेनिस। और जो हेड वाला हिस्सा है, हेड वाले जो हिस्सा है उसको हमने बोला था क्या बेटा जी, ग्लैंस पेनिस। अब सुनिएगा, बेसिकली पहले इरेक्शन से पहले, पढ़ने से पहले सुनिएगा, जो आपका रूट पार्ट होता है पेनिस का, वहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड मसल होती हैं, और जब आप मसल और चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे 2 प्रॉपर्टीज बताई जाती है मसल की, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन करेगी लेंथ घट जाएगी, रिलैक्स करेगी लेंथ बढ़ जाएगी, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सो दीज आर द 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल। तो बेटा जी हमारा जो पेनिस है वो भी कंट्रैक्ट करता है तो छोटा हो जाता है, फिर रिलैक्स करता है तो बड़ा हो जाता है। तो होता क्या है बेसिकली, तो कोई ना कोई मसल होगी ना। तो सुनिएगा, जो रूट ऑफ पेनिस होगा, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मसल होती है, स्पेशलाइज्ड मसल होती है। देखिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कभी क्रूरा के बारे में पूछा गया था, पूरा मसल भी आपसे नहीं पूछेगा। सो स्पेशलाइज्ड मसल होती है, दैट इज नोन एज द क्रूरा मसल।
नोट डाउन करिएगा, आपके पेनिस के रूट में बेसिकली मौजूद होती है मसल दैट इज नोन एज द क्रूरा मसल। सो नोट डाउन करेंगे, रूट ऑफ पेनिस यानी जो पेनिस का रूट है कंटेन्स स्पेशलाइज्ड मसल कॉल्ड एज क्या बेटा जी, क्रूरा। सो याद रखिएगा, क्रूरा मसल पाई जाती है और इसी के अंदर में क्या होगा बेटा, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी मसल के। तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है आपके क्रूरा मसल के अंदर में, और तभी हमारा जो पेनिस है वो क्या हो जाता है बेटा, इरेक्ट होता है और फिर कुछ समय बाद कंट्रैक्ट कर जाता है। तो बेसिकली अगर बात करेंगे तो सुनिएगा, जो आपका ये जो पेनिस होता है वो इरेक्ट कब होगा, तो इरेक्ट तब होगा जब क्या होगा बेटा, क्रूरा मसल जो होती हैं वो रिलैक्स होंगी। सो नोट डाउन करेंगे, कब होगा, जब क्रूरा मसल क्या कर रही होंगी, रिलैक्स कर रही होंगी। तो बेटा जी जब क्रूरा मसल रिलैक्स करती हैं तो आपका क्या जनरली वहां पे जो आर्टरीज है, हमारी जो आर्टरीज है, पेनिस की आर्टरीज होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पिनाइल आर्टरीज। जो पेनिस की आर्टरीज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पिनाइल आर्टरी। तो बेसिकली जब कभी भी क्रूरा मसल रिलैक्स करेगी तो वो डायलेट कर जाएगा, और डायलेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई क्या होगी बेटा जी, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो पिनाइल आर्टरी यानी कि जो पेनिस की आर्टरीज है वो डायलेट करेगी, फूल जाएगी। तो ब्लड सप्लाई जैसे बढ़ी, पिनाइल आर्टरी डायलेट कर गई, तो भैया आपका जो पेनिस होता है वो इरेक्ट हो जाता है। इसको हम लिखेंगे। और कंट्रैक्शन कब होगा, तो बेसिकली इसका उल्टा कर लीजिए, जब क्या होगा, जब ये कंट्रैक्ट करेगा यानी सिकुड़ गया, ओके, तो ये सिकुड़ गया तो यहाँ पे इसके अंदर में जो ब्लड सप्लाई होगी वो क्या होगी बेटा जी, कम हो जाएगी। और ब्लड सप्लाई जब कम होगी तो होगा क्या बेटा, तो भैया ब्लड सप्लाई जब कम जाएगी तो वहां पे डायलेशन फूलेगा भी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, जो साइज ऑफ पेनिस वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे साइज ऑफ पेनिस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब वो रिलैक्स होती है यानी क्रूरा मसल जब रिलैक्स होंगी तो यहां से ब्लड सप्लाई उसके अंदर में क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो भैया पेनिस इरेक्ट होगा, या फिर साइज ऑफ पेनिस क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, या दैट इज कॉल्ड एज द इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पेनिस का रूट है वहां पे क्रूरा मसल होती है, तो बेसिकली क्रूरा मसल का ही कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से आपका बेसिकली पेनिस का इनलार्जमेंट और पेनिस का साइज स्मॉल और लार्ज होता है। क्यों, जब कभी भी ये मान लीजिए कौन सी मसल है भैया, क्रूरा मसल। अब अगर मान लीजिए क्रूरा मसल क्या होगी बेटा, रिलैक्स कर रही है, तो वहां पे जब ये रिलैक्स करेगी तो जैसे रिलैक्स पोजीशन में है तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, तो भैया ब्लड सप्लाई यानी कहीं पे भी ब्लड आएगा तो डायलेट होनी स्टार्ट कर देगी, यानी धीरे धीरे क्या करेगी बेटा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो क्रूरा मसल कंट्रैक्ट कर गई है, क्या कर गई है, कंट्रैक्ट, अब एकदम कंट्रैक्ट, ब्लड सप्लाई बहुत कम आ रही है, तो भैया साइज ऑफ पेनिस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो नोट डाउन करेंगे इस बात को। अब सुनिएगा जरा, जो आपका हमारा जो इरेक्शन ऑफ पेनिस है ये बेसिकली कंट्रोल्ड होता है बाय अ सिस्टम दैट इज द नर्वस सिस्टम। सब कुछ तो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल होता है। जैसे ही आप अपोजिट सेक्स को देखते हैं आपके मन में कुछ हार्मोनल लोचा होता है जो हमने पढ़ रखा है, तो हार्मोन्स जैसे ही लिबरेट आउट होने लगते हैं तो बेटा जी वहां पे आपका
पेनिस के इरेक्शन में जो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है दैट इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सो हेडिंग डालेंगे इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस, इसको लिखिएगा। तो ये प्योरली अगर बात करें तो वेस्कुलर फिनोमिना है, यानी वेस्कुलर का मतलब अगर हम बोले तो सिवियरली अगर देखें तो वेसल यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो भैया इरेक्शन ऑफ पेनिस होगा। सो नोट डाउन करिएगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस is purely vascular phenomenon and is controlled by ANS, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो इसके पार्ट्स होते हैं ये देखेंगे। बस आप याद कर लीजिए ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनकी सप्लाई होती है टू द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि मैसेज का आदान और प्रदान करते हैं टू द इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये भी एक प्रकार का इंटरनल ऑर्गन ही है। सो पेनिस का जो इरेक्शन है वो प्योरली एक वस्कुलर फिनोमिना है, यानी जब ब्लड वेसल्स के अंदर में, यानी ऑब्वियस सी बात है आर्टरीज वेन्स, तो ब्लड वेसल के अंदर में जब ब्लड भरेगा तो वेसल्स डायलेट करेंगी और इरेक्शन ऑफ पेनिस होगा। सो एंड द सेकेंड थिंग, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्यों अकर होता है इसको भी हमने बता ही दिया। सो लिख लीजिएगा, इट अकर्स ड्यू टू increase of blood supply as a result of this dilation। तो भैया जब कभी भी, जैसे मान लीजिए ये कोई आर्टरी है, पिनाइल आर्टरी, पहले इसमें ब्लड काफी कम था, ब्लड काफी कम था, तो बेटा जी ये इतना पे ही है, लेकिन अब ब्लड बहुत तेजी से आने लगा, तो इसका डायमीटर क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी ये डायलेट कर जाएगी। सो इट अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डायलेशन ऑफ पिनाइल आर्टरीज, यानी कि आर्टरी ऑफ पेनिस, पेनिस की आर्टरी को पिनाइल आर्टरी बोला जाता है, कजिंग इनलार्जमेंट। वो क्या होगी बेटा, उसका इनलार्जमेंट होगा, यानी वो इनलार्ज कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एंड पेनिस कैसा होगा बेटा, जब बेसिकली जब पेनिस एकदम इरेक्ट हो जाता है तो काफी हार्ड हो जाता है। सो सेकेंड दैट इज द हार्डनिंग ऑफ पेनिस एंड इस समय क्रूरा मसल किस पोजीशन में थी, अभी तो बताया था क्रूरा मसल जब रिलैक्स होगी तभी ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई अंदर आएगी और पिनाइल आर्टरीज का क्या होगा, डायलेशन होगा और भैया पेनिस इरेक्शन होगा। सो होगा क्या बेटा, ड्यूरिंग दिस क्रूरा मसल और किस पोजीशन में है बेटा जी, रिलैक्स्ड रहती हैं, क्या रहती हैं, रिलैक्स्ड। तो एक सिंपल सी बात कहें, सबसे पहले अगर बात करें कि भैया क्या क्या कंडीशन है, तो क्रूरा मसल किस पोजीशन में होनी चाहिए भैया, ड्यूरिंग द इरेक्शन, ये रिलैक्स होंगी। जब रिलैक्स होंगी तो यहाँ पे जो आर्टरीज हैं दैट इज द पिनाइल आर्टरी, पिनाइल आर्टरीज के अंदर में ब्लड सप्लाई क्या होगी बेटा जी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जो पिनाइल आर्टरीज होंगी वो क्या करेंगी बेटा, डायलेट कर जाएंगी। सो दिस इज द
डायलेशन ऑफ पिनाइल आर्टरी। सो पिनाइल आर्टरी जैसे जैसे डायलेट करेगी, पेनिस क्या होगा बेटा जी, इरेक्ट कर जाएगा। नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज नोन एज द इरेक्शन ऑफ पेनिस। और आपको याद रखना है दैट विच सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम एक्चुअली कंट्रोल दिस, तो याद रखिएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए कभी कभार कुछ लोगों का अगर पेनिस प्रॉपरली इरेक्ट नहीं हो रहा है, तो आजकल बाजार में कुछ दवाइयां अवेलेबल हैं जो हेल्प करती हैं पेनिस के इरेक्शन में। तो वही क्या करेंगी, क्रूरा मसल को रिलैक्स करने का काम करेंगी, और क्रूरा मसल रिलैक्स होगा तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगी पिनाइल आर्टरीज में, तो वो डायलेट करेगा और पेनिस क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। तो 2-3 टर्म याद रखना है। इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसे होगा, तो सबसे पहले क्रूरा मसल क्या होगी, रिलैक्स होगी, तो ब्लड सप्लाई पिनाइल आर्टरीज में बढ़ेगी और पिनाइल आर्टरीज डायलेट कर दी जाएगी। तो डायलेट कर दी जाएगी तो भैया पेनिस का ही तो आर्टरी है, तो पेनिस के आर्टरीज का हार्डनिंग होगी, एनलार्जमेंट हो जाएगा ऑफ द पेनिस। तो कुछ पिल्स हैं जिनके अंदर में बेसिकली कैपेबिलिटी नहीं होती है, या जिनका पेनिस अगर बात बोले तो इरेक्ट नहीं हो पाता है, तो वो कुछ आपके वियाग्रा और अगर बोले सियालिस नाम से कुछ पिल्स आपके मार्केट में मौजूद होती हैं, वो आपके क्रूरा मसल को रिलैक्स कर देंगी, और जैसे ही रिलैक्स होगा ब्लड सप्लाई पिनाइल आर्टरीज में बढ़ेगी, इरेक्शन ऑफ पेनिस हो जाएगा। सो पेनिस इरेक्टिंग पिल्स हैं कुछ, उनका नाम है बेसिकली सिल्डेनाफिल। क्या नाम है, सिल्डेनाफिल। लेकिन मार्केट में आपको किस नाम से अवेलेबल होगी ये, वियाग्रा के नाम से, और दूसरा टेल्डेनाफिल। ओके, सो ये भी कहलाती है, और ये मार्केट में अवेलेबल होगी सियालिस के नाम में, सियालिस के नाम से। ओके, सो सिल्डेनाफिल एंड टेल्डेनाफिल ये 2 टैबलेट्स हैं जो आपका क्या करेंगी, क्रूरा मसल को क्या करेंगी, क्रूरा मसल को रिलैक्स कर देंगी। तो होगा क्या भैया, ये मान लीजिए पिनाइल आर्टरी है, पिनाइल आर्टरीज के अंदर में ब्लड सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो ये पिनाइल आर्टरीज डायलेट कर जाएगी, और ये जब डायलेट करेगी तो यही कहलाता है इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो पेनिस का साइज बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इरेक्शन ऑफ पेनिस। सो नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे कुछ पॉइंट्स है उसको आज डिस्कस करके खत्म करते हैं। ओके, सो कुछ पॉइंट्स जो हम नोट पॉइंट के अंदर में पढ़ सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर में डाल के, इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट ऑफ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अब हम पूरा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो चुका है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, यहां मैं लिखता हूं सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, ध्यान दीजिएगा। सो सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल के अंदर में क्या हो रहा था बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सुनिएगा, यहां जो स्पर्म बनता है, अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरह से हम लोग आगे देखने वाले हैं। दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द नेक पार्ट, दिस इज द मिडिल पीस एंड दिस इज द टेल पार्ट। सो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। सुनिएगा, बेसिकली अगर बोले तो ये इसकी जो टेल है पंखे की तरह घूमती है, झुक 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 झुक। बेसिकली अगर बात करें तो टेल का ही, टेल जब मूव करती है तो स्पर्म आगे मूव करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म होता है तो उसकी टेल फंक्शनल नहीं होती है। तो भैया ये फंक्शनल कब होती है? तो ध्यान रखिएगा, स्पर्म का मैच्योरेशन या फिर तो यहाँ पे टेल जो है, टेल वर्किंग नहीं होगी। टेल तो है, टेल तो प्रेजेंट है, बट नॉट वर्किंग, यानी वो किस पोजीशन में? स्टैटिक पोजीशन में, मोशन में नहीं है। सो कब? जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। लेकिन जैसे ही ये मूव करके जाएगी एपिडिडाइमिस में, तो इसीलिए एपिडिडाइमिस के अंदर में ही मैच्योरेशन एंड मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखना है कि स्पर्म का मैच्योरेशन और मोटेलिटी, यानी कि जहां पे टेल फंक्शनल होती है, वो कौन सा हिस्सा है? एपिडिडाइमिस। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, एपिडिडाइमिस। यहां पे क्या होता है बेटा? मैच्योरेशन एंड मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, वो आपको कहां देखने को मिलेगा? एपिडिडाइमिस के अंदर में। और दूसरा अगर पार्ट बोले, जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, कि भैया स्पर्म का स्टोरेज कहां होता है? आपके एपिडिडाइमिस में। तो सेकेंड, दैट इज द स्टोरेज ऑफ स्पर्म। अब अगर बात करें तो बेटा जी सुनिएगा, स्पर्म डेली सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी में, तो क्या डेली स्पर्म इजैक्युलेट हो जाता है? मेल बॉडी से बाहर निकल जाता है? इंसेमिनेशन हो जाता है? नहीं होता है। यानी जो स्पर्म होगा, जो उसका लाइफ पीरियड है, देखेंगे हम आगे, तो कुछ समय बाद वो डेथ हो जाता है। सो डेथ ऑफ स्पर्म भी कहां होता है? आपके एपिडिडाइमिस के अंदर में। जहां स्टोर होगा वही तो मरेगा। सो डेथ ऑफ स्पर्म कब होगा? जब वो बाहर नहीं निकलेगा। इफ नॉट इजैक्युलेटेड, और मैंने बता दिया था इजैक्युलेटेड एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सीमेन या स्पर्म हमारी खुद मेल की बॉडी से बाहर निकलता है, यानी कि पेनिस से या यूरेथ्रल मीटर से बाहर निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इजैक्युलेशन। तो तीन चीजें, मैच्योरेशन एंड मोटेलिटी ऑफ स्पर्म कहां होगा? एपिडिडाइमिस में। स्टोरेज ऑफ स्पर्म एपिडिडाइमिस में। डेथ ऑफ स्पर्म एपिडिडाइमिस में। सो नोट डाउन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हमने जो ग्लैंड्स पढ़ी थी उसमें था सेमाइनल वेसाइकल। ओके, तो जो सेमाइनल वेसाइकल से जो फ्लूइड निकल रही थी, उस फ्लूइड को हमने बोला था सेमाइनल फ्लूइड, याद होगा आपको। और ये बेसिकली सेमाइनल फ्लूइड जो होती है कंस्टिट्यूट करती थी 60% ऑफ सीमेन। 60% जो पार्ट है सीमेन का, वो बनाता था क्या बेटा? वो आपका क्या सेमाइनल वेसिकल या सेमाइनल फ्लूइड बनाती थी। यहाँ पे कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी कि ये जो सेमाइनल वेसिकल है, इसमें जो एनर्जी सोर्स जहां से मिलता है वो बेसिकली क्या था बेटा? फ्रुक्टोज, यानी इट कंटेन्स क्या बेटा? फ्रुक्टोज। जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपके सेमाइनल फ्लूइड में, वो था बेटा जी फ्रुक्टोज। तो एक कभी कभार एक चीज पूछी जाती थी पुराने समय में कि इट इज नॉट अ रिलायबल मेथड। कभी भी अगर रेप हुआ है, अगर मान लीजिए मेल ने कंडोम यूज नहीं किया है, तो जब सीमेन जाएगा इनटू द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, तो उसके अंदर में फ्रुक्टोज भी जाएगा, क्योंकि सीमेन में क्या मौजूद है? फ्रुक्टोज, यानी सेमाइनल फ्लूइड में क्या है? फ्रुक्टोज। तो पहले जब एडवांस टेक्निक नहीं थी तो रिलायबल मेथड इसको नहीं कह सकते हैं। पहले फ्रुक्टोज टेस्ट किया जाता था इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दैट समबडी गॉट रेप्ड। उस समय में इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो कुछ चीजें आप अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे कि जो सेमाइनल वेसाइकल या जो सेमाइनल फ्लूइड होती है, उसके अंदर में कुछ लिपिड पाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहेंगे सर ने छोड़ दिया, तो उसलिए कुछ लिपिड पाए जाते हैं जैसे कि इनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स,
ये बेसिकली लिपिड्स है, ये भी लिपिड है, वो भी लिपिड है। तो यह बेसिकली क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता है आपसे। जब कभी पूछा जाएगा जो वो क्वेश्चन रिलेटेड होगा टू द फ्रुक्टोज, यानी सेमाइनल वेसिकल के अंदर में बेसिकली जो सोर्स होता है ऑफ एनर्जी दैट इज द फ्रुक्टोज, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। सो याद होगा प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली कितना 30% ऑफ सीमेन बना रहा था। 30% सीमेन जो बचा हुआ है वो बनाता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यही बनाता है। इसकी फ्लूइड का जो नाम था उसको हमने बोला था प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ओके, ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है इसके अंदर में पाया जाता है कैल्शियम, यानी आयंस की भरमार होती है। कैल्शियम आयन, फोस्फेट आयंस, तो ये याद रखना है क्योंकि कैल्शियम मेंशन किया गया एनसीईआरटी में। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर में बहुत सारे आयंस थे, और हमने पढ़ा था कलर ऑफ सीमेन जो व्हाइट है, कलर ऑफ सीमेन व्हाइट है, वो भी कौन प्रोवाइड करता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड ही देती है। और स्मेल ऑफ सीमेन वो भी कौन देती है? आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड ही देता है। सो नोट डाउन कर लेंगे इसको। और लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था दैट इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, दैट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये बेसिकली रिलीज करता है म्यूकस। क्या रिलीज करेगा? म्यूकस को रिलीज करता है। सो इट रिलीजेज म्यूकस, यानी कि सीमेन, ये भी बनाता है सीमेन का पार्ट। रिलीजेज म्यूकस बेसिकली फॉर लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। सो इसका बेसिक सा रोल होता है, जो आपका सीमेन होगा, सीमेन के अंदर में म्यूकस भी होता है, तो ये म्यूकस आपके पेनिस के लुब्रिकेशन में मदद करता है। अब कभी कभार एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिएगा, एक मेथड होता है, शायद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ में विथड्रॉल मेथड। सो वहां पे कुछ मेथड अप्लाई किए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी से बचा जा सके, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, या कंसेप्शन से बचा जा सके, यानी कि बच्चा पैदा होने से बचा जा सके। उस समय में क्या किया जाता है, जब बंदा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होता है, तो जैसे ही उसे पता लगता है कि इजैक्यूलेशन होने वाला है, यानी स्पर्म बाहर आने वाला है या सीमेन बाहर आने वाला है, उससे पहले ही वो क्या करता है, पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है और इजैक्यूलेशन यानी कि बाहर में कर देता है। तो बोला जाता है इट इज नॉट ए सेफ मेथड, ये सेफ मेथड नहीं है। देयर आर मे बी सम चांसेस दैट फीमेल गेट प्रेग्नेंट। तो भैया ऐसे कैसे होता है, जरा सुनिएगा होता क्या है। तो जैसे कि हमने पेनिस बनाया, फिर से बना लेते हैं। दिस इज द सॉफ्ट पार्ट, दिस इज द ग्लैंस पेनिस। ओके, this is the glans penis. Okay, this is the urethra. And suppose here two bulb like gland, that is the bulbourethral gland is present. Bulbourethral gland is present. अब सुनिएगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कंटिन्यूअसली क्या रिलीज कर रहा होगा? सीमेन, यानी कि सीमेन रिलीज कर रहा है ना बेटा, ये भी तो सीमेन का पार्ट बनाता है कुछ, तो कंटिन्यूअसली रिलीज कर रहा है। मान लीजिए इसने यहां रिलीज किया सीमेन, दिस पार्ट जो कि अटैच नहीं है, दैट इज द फोर स्किन। अब सुनिएगा, तो जैसे ही इसको पता लगा कि भैया इजैक्यूलेशन होने वाला है, तो यहां से कुछ ड्रॉप्स आपके इधर जाती हैं, जो हमेशा क्या कराती हैं, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करती हैं। तो जैसे ही पता लगा कि भैया इजैक्यूलेशन होने वाला, उसने विड्रॉल कर लिया। तो हो सकता है कि भैया विड्रॉल कर लिया, मान लीजिए ये सारा जो स्पर्म था वो बाहर गिर गया, स्पर्म जो था वो बाहर गिर गया।
लेकिन बेटा जी कुछ अमाउंट का जो सीमेन होगा, ये स्पर्म होगा, जो आपके बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से पहले गया था, किस लिए? फॉर लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लिए, उसमें से कुछ ड्रॉप्स जो होगा वो कहाँ चला जाए? वजाइना ऑफ फीमेल में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? जो प्रीवियसली मौजूद था, देखिए अभी तो था, अभी जो सीमेन है उसको मैंने निकाले, लेकिन जो पहले ही जा चुका है आपके लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लिए, तो वहां से एक और दो ड्रॉप भी अगर स्पर्म रिलीज होके वेजाइना में पहुंच जाएगा तो देन देयर में बी द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ दैट लेडी। सो इसीलिए बोला जाता है जो विथड्रॉल मेथड होता है, विथड्रॉल मेथड, और देखिए हम पढ़ेंगे इसको कोइटस इंटरप्टस, ये जो सक्सेसफुल मेथड नहीं है, नॉट अ सक्सेसफुल मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, यानी या फिर अवॉइड कंसेप्शन। तो याद रखिएगा ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है जिसके द्वारा पूरी तरह से 100% श्योरिटी नहीं होती है। आपने निकाल लिया, हो सकता है जो कुछ स्पर्म बचे थे वो कहाँ चले जाए, या कुछ जो सीमेन बचा था वो कहाँ चला जाए? वेजाइना में चला जा सकता है, जो कि आया था किसके लिए? ग्लैंड्स पेनिस के आसपास के, दैट इज द बेसिकली अगर बात करें तो वो आया था आपके अगर बोले तो किस लिए आया था? मूवेबल स्किन के लिए, यानी कि बेसिकली लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस प्रोवाइड करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा withdrawal method या coitus interruptus is not a successful method, is not a good method in order to avoid pregnancy और कंसेप्शन को अवॉइड करने के लिए एक अच्छा मेथड नहीं है। चूंकि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के अंदर में भी सीमेन है, तो मान लीजिए पूरा निकाल लिया, लेकिन जो प्रीवियसली पहुंच गया था लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लिए, वहां से भी तो सीमेन रिलीज कर जा सकता है वेजाइना में। सो इट इज नॉट अ प्योर मेथड in order to avoid conception. So these were the points related to the male reproductive system. So in the next lecture we will start our next topic, that is the female reproductive system. दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू.